बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान की कौमी सियासत से। बिल आखिर अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी है। बिल आखिर अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में ये तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई गई और इसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा बनफ्स नफीस मौजूद थे अरकान पार्लिमान। उसमें अयाज सादिक साहब थे, शाजिया मरी थी, नवीद कमर साहब थे और JUI की खातून रुकने कौमी असम्बली थीं। इस तरीके से दीगर अरकान भी, मरीम औरंगज़ेब साहिबा थीं। सब के सब अरकान जो हैं वो मिल के गए हैं और सब जमातों की नुमाइंदगी थी और ये असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई। एक रिक्वेजिशन जमा करवाई गई है और वो है कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो रहा। पहले तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं इसमें कितने दस्तखत हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की काउंटर स्ट्रेटजी क्या है, स्पीकर क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें बताता हूं। लेकिन पहले ज़रा डिटेल्स ले लें मुझसे कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई है। असम्बली का इजलास नहीं हो रहा। असम्बली का इजलास अगर हो रहा होता तो फिर तहरीके अदम एतमाद जब जमा करवाई जाती है तो ये 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर ये सारी कार्रवाई होना होती है। तहरीके अदम एतमाद को निपटाया जाना होता है। ये रूल्स प्रोसीजर कहते हैं। 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले ये टोटल कार्रवाई होती है। अब चूँकि कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो रहा था, इसलिए पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलवाया जाना ज़रूरी था और कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए अपोजिशन ने बाकायदा तौर पे रिक्वेजिशन जमा करवाई है और उस पर भी ये बाउंड होते हैं स्पीकर कौमी असम्बली। अगर अपोजिशन रिक्वेजिशन के ज़रिए कौमी असम्बली का इजलास बुलवाए तो स्पीकर बाउंड है कि 14 दिन तक इजलास बुलवा सकें। 14 दिन से ज़्यादा वो लेट नहीं कर सकते। 14 दिन तक उसको रोक सकते हैं। 15वें दिन हर सूरत में इजलास बुलवाया जाना ज़रूरी होता है। स्पीकर आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे प्रोसीजर क़वायद व ज़वाबित के तहत पाबंद है। इसलिए 8 तारीख़ क्यों रखी गई? 8 तारीख़ इसलिए रखी गई, उससे पहले क्यों नहीं जमा करवाई गई? उससे पहले अगर ये रिक्वेजिशन जमा करवाते तो फिर स्पीकर को हर सूरत में 23 से पहले इजलास बुलवाना पड़ता। अब हो ये रहा है कि कौमी असम्बली का हॉल जो है वो ऑक्यूपाइड है। वो OIC की समिट होनी है, बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान में होना है। OIC के वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं। 22 तारीख़ को वो कौमी असम्बली के हॉल में ही वो समिट होनी है, इंटरनेशनल समिट, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होनी है और उसमें पार्लियामेंट हाउस को रखा गया है महफूज जगह के एतबार से। वहाँ पे रेनोवेशन हो रही है, सारी साइड मीटिंग भी वहीं होनी है और मुतवक्के तौर पे ये भी है कि हो सकता है क्राउन प्रिंस आएँ। उसके बाद फिर 23 मार्च को 75वीं यौम पाकिस्तान है, पाकिस्तान मना रहा है, बड़े पैमाने पे बना रहा है और उसमें भी तमाम वज़राए ख़ारजा जो हैं हमारे जो आ रहे हैं OIC के मेंबर्स ममालिक, मोस्टली मेहमान उधर होंगे। MBS ने भी आना है, वो भी यौम पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत करेंगे इतलात के मुताबिक। फिर हमारे एक चाइना की तरफ से J-10 हमने तैयारे लिए हैं, लड़ाका तैयारे, जो कि इंडिया के राफ़ेल तैयारों का मुकाबला करने के लिए, और राफ़ेल से वो बरतर पोजीशन में है। वो पहली दफ़ा 25 तैयारे जो हैं वो शरीक होंगे यौम पाकिस्तान की तकरीबात में, अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। तो ये सारे काम होने हैं। इसलिए 23 मार्च तक कौमी असम्बली का हाल दस्तयाब नहीं था, पार्लियामेंट हाउस दस्तयाब नहीं था। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी छुट्टियां कर दी गई हैं। मोस्टली स्टाफ को वेव ऑफ दिया गया है, घर बैठ के काम करें और सिर्फ ज़रूरी स्टाफ आ रहा है। तो ये तो एक थी टेक्निकल रीज़न, इसलिए ये रिक्वेजिशन जो है वो इससे पहले जमा नहीं करवाई गई, वरना टकराव होना था और स्पीकर को हर सूरत में इजलास बुलवाना था। इसलिए अपोजिशन को इस बात का अंदाज़ा था और अपोजिशन भी नहीं चाहती कि 22-23 मार्च का जो इवेंट है वो ख़राब हो, इसलिए 8 तारीख़ रखी गई। 8 मार्च के बाद अब आगे चलें तो 14 दिन जमा करें तो 8 के बाद ये 8 तारीख़ में 14 दिन जमा करें तो ये 22 बनता है। 23 की छुट्टी होती है, यौम पाकिस्तान है, तो 24 को
स्पीकर इसका इजलास बुलवाने के पाबंद हैं। जैसे इवेंट ख़त्म होगा 24-25 मार्च को इजलास हो जाएगा, उसमें आप 7 दिन और ऐड कर लें तो वो बनता है 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से पहले पहले तहरीक अदम एतमाद पे फ़ैसला हो जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है नाकाम होती है। अब इसमें 3 मरकज़ी रहनुमा आसिफ अली ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान अपोजिशन रहनुमा हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें भी उन्होंने अपना लाहे अमल बता दिया है। तो सूरत हाल ये है कि अब बुलंद बांग दावे दोनों तरफ से मौजूद हैं। अब नंबर्स गेम किसके पास है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बिल्कुल साइड पे खड़ी है, वो कहती है कि हम फ़ैसला वक्त आने पे करेंगे, और उन्होंने वज़ारत आला पंजाब मांगी है और वज़ारत आला पंजाब की ऑफ़र हुई है, लिहाजा उनको हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला पंजाब दिया जाएगा, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बनाया जाएगा, तो वो हुकूमत के साथ होंगे। और अगर नहीं, दरमियान में अलीम खान साहब का मामला आ गया, अब अलीम खान साहब को पीटीआई सोच रही है कि इनको बनाया जाए, बुज़दार साहब को तब्दील किया जाए, वो एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो कहती है कि जी हम पाकिस्तान के मफाद में बेहतरीन फ़ैसला करेंगे जो भी होगा। तो लिहाजा नंबर्स गेम का मामला अभी तक क्लियर नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान वो ये कहते हैं कि मुझे किसी किस्म की कोई परवाह नहीं। आज भी उन्होंने ख़िताब किया पिंडी में, वुमेन कॉलेज से ख़िताब कर रहे थे और ख़वातीन से ख़िताब कर रहे थे। आलमी दिन था ख़वातीन का, आज 8 मार्च को मनाया जा रहा है, तो उस आलमी दिन के मौके पे वो ख़वातीन की तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा है कि कंप्रोमाइज़ तो मैंने नहीं करना, किसी किस्म का NRO नहीं देना, कोई समझौता नहीं होगा, मैं बड़े फ्रंट फुट पे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जनाब मैं किसी भी सूरत में, जो कप्तान होता है मुझे दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में शुमार किया जाता है दुनिया क्रिकेट में, तो मैं जिस तरीके से क्रिकेट का मैच खेलने के लिए मैदान में उतरता था, तो मुझे कप्तान को पता होता है कि हम हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं, विकेट कैसी होगी, कैसे खेलना है, कौन से बॉलर को लेके आगे बढ़ना है, किस बैट्समैन को उतारना है, टॉस जीत के क्या करना है, टॉस हार के क्या करना है, ये सारा वो कहते हैं जी उसके लिए मैं तैयार हूँ, लिहाजा ये नहीं हो सकता। तो ये तो एक स्टैंड है। दूसरी जानिब अपोजिशन क्लेम कर रही है, अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि उसके पास 24 अरकान उन्होंने पीटीआई के तोड़े हुए हैं, उनकी वफ़ादारी जो है वो इमरान खान साहब के साथ नहीं होगी। क्लेम ये है कि 16 अरकान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ राब्ते में हैं, 6 अरकान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, 2 अरकान ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को यकीन दहानी करवाई है। ये टोटल बनते हैं 24 अरकान। तो 162 अरकान की स्ट्रेंथ है अपोजिशन के पास, साफ जो स्ट्रेंथ है, कुव्वत है, वो है 162 अरकान की, और 24 अरकान का क्लेम है। इसलिए अपोजिशन ये कहती है कि अगर काफ लीग और MQM हमारे साथ ना भी आएँ तब भी हमारे नंबर्स पूरे हैं। अब आते हैं कि इसमें दूसरी जानिब पीटीआई, ये मैं बड़े पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी अरकान कौमी असम्बली जो कि अपोजिशन के हैं वो भी राब्ते में हैं। वो कोई 4-5 अरकान का क्लेम किया जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, और कोई 2 अरकान पीपल्स पार्टी के क्लेम किए जा रहे हैं, यानी 8 से 10 अरकान जो है वो कहते हैं हमारे साथ हैं अपोजिशन के। तो ये बराबर गेम चल रही है। फिर इसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसमें हार्स ट्रेडिंग हो रही है, अरकान को ख़रीदा जा रहा है। वफाकी वज़रा बड़े अब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब इसमें नंबर 1 हार्स ट्रेडिंग हो रही है और अरकान को ख़रीदा जा रहा है, और ख़रीदने वाले वो कहते हैं मौलाना भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ भी है, सब के सब अरकान को ख़रीद रहे हैं। तो ये हम हार्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है एक और बात वो है सफारत खाने। वो कहते हैं गैर मुल्की सफारत खाने भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, क्योंकि मौजूदा हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ हो रही है जी, और तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है,
और लॉन्ग मार्च जो है पीपल्स पार्टी का वो पहुंच चुका है और इस्लामाबाद, और अब उसने आना है डी चौक। तो डी चौक में उनके डेरे डालने हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सूरत हाल बता दूँ इस वक्त, फिर मैं आपको तहरीक अदम एतमाद की भी बताता हूँ कि इस वक्त ही इस्लामाबाद के दाखिली दरवाजे जो हैं वो कम बेश दाखिली रास्ते वो बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक का बहाव रोका जा रहा है और ख़ास तौर पे रेड जोन है डी चौक की तरफ जाने वाले, बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और कंटेनर्स लगा के महदूद कर दिया गया है और सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा मेजर्स लिए जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ मस्जिद इमामिया में, उसके बाद सब अलर्ट है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तो ये सब कुछ हो रहा है जनाब। और अब देखना ये है कि तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला कैसे किया जाता है। नंबर्स गेम। अब मज़ीद थोड़ी सी आपको टेक्निकल चीज़ें बता दूं कि ये बात जहन में रखिए कि पीटीआई के अगर अरकान तहरीक अदम एतमाद में देते हैं साथ अपोजिशन का, तो एक आर्टिकल 62 और 63 है जिसमें अगर आप फ्लोर क्रॉस करते हैं और मेन मामलात में, यानी कि तहरीक अदम एतमाद का मामला हो, स्पीकर का इंतखाब हो, फाइनेंस बिल हो, इसमें अगर आप फ्लोर क्रॉस करते हैं और आप पार्टी पॉलिसी के साथ पार्टी पोजीशन पे नहीं रहते और वोट दूसरी साइड पे देते हैं, तो वो डिस्क्वालिफ़िकेशन का भी इम्कान होता है, डिस्क्वालिफ़िकेशन का, नाअहली का। तो उसको भी देख रहे हैं अपोजिशन कैसे निपटना है। हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं। फिर एक और भी बता दूं कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है, इस पे 172 अरकान को पूरा करना ये अपोजिशन की ज़िम्मेदारी होगी। 172 अरकान को कौमी असम्बली में पहुंचाना और अपने हक़ में वोट लेना, ये ज़िम्मेदारी होगी अपोजिशन की। हुकूमत को अब इसमें कुछ नहीं करना। हुकूमत को 172 आदमी अपने पूरे नहीं करने, बल्कि उन्होंने हुकूमत के 172 अरकान में से कुछ अरकान को आगे पीछे करना है। तो माजी में हुकूमत भी हर हरबा इस्तेमाल करेगी और अपोजिशन भी हर हरबा इस्तेमाल करेगी। जंग और मोहब्बत में वो कहते हैं सब कुछ जायज़ है, पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल ही सब कुछ जायज़ है, कोई शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है, पैसा भी चलता है, सब कुछ चलता है। माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद थी, तो उसमें शरीफ फैमिली उस वक्त भी मौजूद थी, मुस्लिम लीग नवाज़ ही मुकाबले में थी और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के लिए सब कुछ तैयार किया था। और उस वक्त भी अरकान को गायब कर दिया गया था, छांगा मांगा ले गए, किसी को खैबर पख्तूनख्वा में ले गए, रेस्ट हाउसेस में रखा गया, होटलों में रखा गया और उस वक्त भी बाकायदा तौर पे सर्विंग पुलिस ऑफिसर पकड़े गए थे जो कि नोटों के ब्रीफ केस लेके जा रहे थे और अरकान को दिए जाने थे। तो लिहाजा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में पॉलिटिक्स, सब कुछ चलता है जी। अरकान को इवन गिरफ़्तार भी करवा लिया जाता है और कौमी असम्बली हाल में पहुंचने नहीं दिया जाता। ये सब कुछ होता रहा है माजी में और अब क्या होगा ये इसका इम्कान देखते हैं जी आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे अरकान ज़मानतों में शहबाज शरीफ साहब का केस चल रहा है FIA में, उधर से ज़मानत मनसूख होगी तो वो क्या करेंगे, तो ये सारे मामला चल रहे हैं। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर अहम हो गए हैं और तीनों मिल के एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे सब कुछ उनके पास मौजूद है और उनके नंबर्स भी पूरे हैं, सब कुछ पूरे हैं। लेकिन अगर आप हुकूमत की बात सुनेंगे, वज़रा की बात सुनेंगे, वो कहते हैं बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, ये सब कुछ है। तो देखना ये है कि जनाब इस आँख मचोली में, इस चूहे बिल्ली के खेल में, इस पॉलिटिक्स में तहरीक अदम एतमाद जिस दिन काउंटिंग होगी तो किस किस के साथ हाथ होगा और कौन कौन लूज़र कौन होगा इसमें। उसकी वजह मैं बता दूं कि पॉलिटिक्स में जी किसी का दिल नहीं होता, बाप बेटे के ख़िलाफ़ हो जाता है, बेटा बाप के ख़िलाफ़ हो जाता है, मियाँ बीवी अलग अलग हो जाते हैं, शौहर किसी के साथ खड़ा है, बेगम किसी को वोट दे रही है, बहन भाई अलग हो जाते हैं, ये सब कुछ होता है। तो इसलिए हम पूरे वसूख के साथ कुछ नहीं कह सकते। खुफिया राय शुमारी और सब कुछ एक सीक्रेट उसमें अब देखना है। और ये एक बात बता दूं कि 3 मार्च 2021 को एक इवेंट कौमी असम्बली इसी हॉल में हो चुका है और वो था सैयद यूसुफ़ गिलानी का और हफीज़ शेख साहब का मुकाबला सेनेट के इलेक्शन में। तो पीपल्स पार्टी 169 अरकान के साथ जीत गई थी
और जो PTI है वो हार गई थी, हफीज़ शेख साहब हार गए थे और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एतमाद का वोट लेना पड़ा था। तो ये बड़ी ही अजीब व गरीब पॉलिटिक्स है और इसमें असूल वसूल कोई नहीं होते, बस इसमें ये होता है कि मुखालिफ को गिराना है। तो ये है सूरत हाल जनाब, देखते रहिए, इंशाल्लाह अपडेट आपको देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।